आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सियासत की थोड़ा विस्तार से। 2025 के विधानसभा चुनाव तो खैर अभी थोड़े दूर है, लेकिन माहौल अभी से गर्माने लगा है। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर महागठबंधन की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जी, महागठबंधन यानी जो कई विपक्षी पार्टियों का एक ग्रुप है, उनकी तरफ से एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने कह सकते हैं कि आने वाले वक्त की तस्वीर थोड़ी साफ कर दी है। हमारे पास इसी घोषणा से जुड़ी एक न्यूज़ रिपोर्ट है और आज हम इसी रिपोर्ट के सहारे इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, चुनाव से इतना पहले इस तरह की घोषणाएं ये सिर्फ गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं बताती। अच्छा। हाँ, ये वोटरों को और जो सामने वाली पार्टी है उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश होती है। जैसे शतरंज की पहली चाल नहीं होती, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ, ये बात तो है। तो इस रिपोर्ट में जो मोटी-मोटी बातें हैं वो ये कि गुरुवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। और उसमें महागठबंधन ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के नाम उनका ऐलान कर दिया है। ये अपने आप में मतलब एक बड़ी सियासी घटना है। अक्सर हम देखते हैं कि गठबंधनों में, खासकर जहां इतनी सारी पार्टियां हों, हाँ, खिचड़ी सी पक जाती है। बिल्कुल, कि भाई लीडर कौन होगा, बड़े पद किसको गिलेंगे, इस पर चुनाव नतीजों के बाद तक वो चलता रहता है खींचतान। यहाँ कोशिश हुई है कि चुनाव से काफी पहले ही मतलब तस्वीर साफ कर दी जाए। हाँ, ये रणनीति थोड़ी अलग है, दिलचस्प है। चलिए इस खबर को थोड़ा और खोलते हैं, है ना? समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इसी एक रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या खास बातें निकल रही हैं और उनके सियासी मायने क्या हो सकते हैं। जरूर जरूर। इस तरह की घोषणाओं के पीछे ना अक्सर कई परतें होती हैं। अभी का सियासी फायदा भी देखना होता है और आगे की रणनीति भी। देखते हैं इस रिपोर्ट को खंगालने पर क्या मिलता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर जो इस रिपोर्ट में है वो ये कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, इसमें देखिए बहुत ज्यादा हैरानी की बात शायद नहीं है। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में भी महागठबंधन का चेहरा थे ही, जी और अभी भी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। जी और आरजेडी जो है वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो ये एक तरह से अपेक्षित था। जी लेकिन हाँ, इसकी औपचारिक घोषणा जी ये जरूरी है। ये गठबंधन के अंदर उनके लीडरशिप पर एक तरह से मोहर लगा देती है। सही बात है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम, इसके लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हुआ है। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, विकासशील इंसान पार्टी। अब देखिए, ये घोषणा कई वजहों से रोचक है। पहली बात तो यही कि सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का नाम भी बता दिया। अक्सर ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये कम होता है। दूसरी बात, मुकेश सैनी का नाम। और तीसरी, ये टाइमिंग, चुनाव से इतना पहले। इसी टाइमिंग पे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, चुनाव से इतना पहले दो टॉप पोस्ट के नाम बता देना, ये क्या दिखाता है? क्या महागठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट है या कोई और बात हो सकती है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ये आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश हो सकती है कि भाई हम एकजुट हैं, लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वोटरों को भी एक संदेश है कि हम एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। दूसरा, ये गठबंधन के अंदर का जो पावर बैलेंस है उसको भी दिखाता है। अच्छा। हो सकता है इन दोनों नामों पर पहले ही अंदर सहमति बन गई हो और अब इसे पब्लिक करके किसी भी तरह की अटकलबाजी या अंदरूनी खींचतान को खत्म करने की कोशिश हो। क्या ये भी हो सकता है कि ये विरोधियों को, खासकर एनडीए को, एक सीधी चुनौती हो कि देखो, हमने तो अपने पत्ते खोल दिए, अब तुम बताओ। बिल्कुल, ये एक तरह से चुनौती भी है और अपनी रणनीति का खुलासा भी। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। कैसे? फायदा ये कि आप नैरेटिव सेट करते हैं, एजेंडा तय करने की कोशिश करते हैं। नुकसान ये कि आपके विरोधी को आपकी चाल का अंदाजा लग जाता है, वो फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ मुकेश सहनी का चयन ये खास तौर पर अहम है। हाँ, वो क्यों? वो आते हैं मल्लाह समुदाय से, जिसे अति पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी में गिना जाता है। उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना ये महागठबंधन की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति है, उसका साफ संकेत है। हाँ, एबीसी वोट बैंक तो बिहार की राजनीति में काफी मायने रखता है। तो सहनी के जरिए महागठबंधन इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, मजबूती से। निश्चित रूप से। ईबीसी वोटर जो हैं वो पारंपरिक तौर पर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं माने जाते। हाँ, वो बदलते रहते हैं। जी। और सभी पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश करती हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाकर महागठबंधन ने इस वर्ग को एक बड़ा संदेश दिया है। ये आरजेडी का जो परंपरागत एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव वाला, जी, उससे आगे बढ़कर
अपने सामाजिक आधार को फैलाने की रणनीति का हिस्सा लगता है। चलिए अब रिपोर्ट के एक और अहम हिस्से पर आते हैं। इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अशोक गहलोत। उनके बयान का जिक्र है। वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, उन्होंने कहा कि गठबंधन सबको साथ लेकर चलेगा। अब ये तो खैर एक सामान्य सी बात है, हर नेता कहता है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड पॉलिटिकल बयान है। इसका मकसद यही होता है कि गठबंधन में जो बाकी साथी दल हैं, उनको भरोसा दिलाया जाए कि भाई आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और बात कही जो मुझे लगता है काफी ध्यान खींचने वाली है और जिसके मायने गहरे हो सकते हैं। रिपोर्ट कहती है, गहलोत ने कहा कि सरकार बनने पर अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इसको हल्के में नहीं ले सकते। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने से कहीं आगे की बात है। अन्य वर्गों से भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा ये कई दरवाजे खोलता है। क्या इसका सीधा मतलब ये समझें कि महागठबंधन एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने की सोच रहा है अगर सरकार बनती है तो? रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं अन्य वर्गों से भी, वो तो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। ये एक असाधारण घोषणा है। देखिए, भारत में कई राज्यों में एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने का चलन रहा है। हाँ, होता है। अक्सर गठबंधन की मजबूरियों के चलते या फिर सामाजिक संतुलन साधने के लिए। बिहार में भी ऐसा हुआ है पहले। तो ये वादा दिखाता है कि महागठबंधन शायद सरकार बनने पर अलग अलग सामाजिक समूहों को, हो सकता है दलित, अति पिछड़ा, अगड़ी जाति या मुस्लिम समुदाय के दूसरे नेताओं को भी, मतलब सरकार में ऊंचे लेवल पर नुमाइंदगी देने का इरादा रखता है। लेकिन क्या ये वादा प्रैक्टिकल है? मतलब सरकार बन गई तो इसे निभाना कितना मुश्किल या आसान होगा? क्या इससे गठबंधन के अंदर ही महत्वाकांक्षाएं नहीं बढ़ेंगी, टकराव नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है और इस वादे की असली परीक्षा तो सरकार बनने के बाद ही होगी। देखिए, ये वादा गठबंधन का आधार फैलाने और अलग अलग वोट बैंकों को एक साथ लाने की कोशिश तो है, लेकिन इसके साथ ही ये पावर शेयरिंग को लेकर भविष्य में उलझनें भी पैदा कर सकता है। किस अन्य वर्ग से किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये चुनना और फिर सभी साथी दलों को संतुष्ट रखना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। ये वादा अभी सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसे पूरा करना मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा हो सकता है, खासकर इतने सारे दलों वाले गठबंधन में। ये वाकई एक पेचीदा समीकरण बनाने की कोशिश लग रही है। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी जिन्हें डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया गया है, मुकेश सहनी। रिपोर्ट बता रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका अंदाज काफी तल्ख था, आक्रामक था, खासकर बीजेपी को लेकर। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मुकेश सहनी का चुना जाना और फिर उनका ये आक्रामक अंदाज, ये दोनों चीजें मिलकर महागठबंधन की रणनीति के बारे में काफी कुछ बताती हैं। उनका डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनना ही अपने आप में एक सियासी संदेश है जी, और उस पर उनका ये बयान उस संदेश को और मजबूत करता है। खबर के मुताबिक उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम पिछले 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। ये 3.5 साल का जिक्र, ये किस तरफ इशारा है? रिपोर्ट में ये साफ नहीं है, पर लगता है कोई पुरानी बात है मन में। संभव है, हो सकता है ये उनके पिछले सियासी सफर की तरफ इशारा हो। शायद जब वो एनडीए गठबंधन से बाहर आए थे या उसके बाद जो उनका संघर्ष रहा। स्रोत में तो खैर इसका ब्यौरा नहीं है, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये वाक्य उनके बयान को एक इमोशनल टच देता है, जैसे ही उनके लिए सिर्फ एक सियासी पद नहीं है, बल्कि कोई अधूरा काम पूरा करने जैसा हो। लेंगे, ये तो बहुत बहुत सख्त भाषा है, सीधी टक्कर वाली। ये भाषा बिल्कुल सियासी संकल्प और टकराव की है। प्रण लेना, तोड़ना, ये शब्द बताते हैं कि वो इसे एक आर पार की लगाई मान रहे हैं। डिप्टी सीएम जैसे जिम्मेदार पद की उम्मीदवार का ऐसा बयान देना यह दिखाता है कि महागठबंधन शायद 2025 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कोई नरमे बरतने के मूड में नहीं है। ये तो सीधी लड़ाई का ऐलान है। उन्होंने ये दावा भी किया, जैसा रिपोर्ट में लिखा है, कि अब वक्त आ गया है, बिहार की जनता भाजपा को खदेड़ देगी। ये एक तरह का आत्मविश्वास से भरा नारा है। इसके दो मकसद होते हैं, एक तो अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों में जोश भरना, दूसरा सामने वाले खेमे पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। मुकेश सहनी का चयन, जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं और जिनकी राजनीति का आधार मुख्य रूप से निषाद समुदाय रहा है, और फिर उनका यह आक्रामक रुख, ये सब मिलकर महागठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। अच्छा, वो शायद ईबीसी वोटों को अपनी तरफ लाने के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ एक मुखर, एक अटैकिंग चेहरा भी सामने रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सहनी का ये बयान सिर्फ उनकी पर्सनल भड़ास नहीं, बल्कि महागठबंधन की सोची समझी चुनावी चाल लग रही है। ऐसा ही लगता है। उनका चयन और उनके बयान दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि महागठबंधन इस बार डिफेंसिव नहीं खेलेगा, अटैकिंग मोड में रहेगा
और बीजेपी उनके मुख्य निशाने पर होगी। अब ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इरादे तो साफ कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के आखिर में महागठबंधन के उस दावे का जिक्र है जो अक्सर चुनावी माहौल में सुनाई देता है हाँ, कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। जी, ये तो राजनीतिक दलों और गठबंधनों के लिए चुनाव से पहले कॉन्फिडेंस दिखाना, जीत का दावा करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये माहौल बनाने, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने और वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश का हिस्सा होता है। जमीनी हकीकत क्या है वो तो नतीजों से ही पता चलेगा। और ये न्यूज़ रिपोर्ट एक बुनियादी सवाल के साथ खत्म होती है, जो सवाल अब आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति पर छाया रहेगा कि बिहार की जनता चुनेगी किसे। क्या वो तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन पर भरोसा करेगी या फिर एनडीए की टीम पर। तो मतलब इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? यही मिलियन डॉलर सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार के वोटर दे सकते हैं। इस घोषणा ने इतना जरूर कर दिया है कि महागठबंधन की तरफ से तस्वीर साफ हो गई है। उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सीएम का चेहरा, डिप्टी सीएम का चेहरा, सरकार में हिस्सेदारी का एक संभावित फॉर्मूला, जो दूसरी डिप्टी सीएम वाली बात है, और एक आक्रामक चुनावी रणनीति का संकेत भी दे दिया है। अब सबकी नजरें एनडीए के रिएक्शन पर होंगी। उनकी क्या रणनीति होगी, वो लीडरशिप के सवाल पर क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वोटर इन घोषणाओं, वादों और दावों को किस तरह देखते हैं। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें जो इस न्यूज़ रिपोर्ट पर ही आधारित थी, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आई? देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात तो यही कि 2025 बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। जी। दूसरी अहम बात, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का वो बयान जिसमें सरकार बनने पर अन्य वर्गों से भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा है। ये भविष्य के पावर इक्वेशन और सोशल बैलेंसिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और तीसरा, डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी ने पद की घोषणा के साथ ही बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक तेवर दिखाया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को तोड़ने के प्रण जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। ये महागठबंधन की चुनावी रणनीति की दिशा दिखाता है। बिल्कुल। इन घोषणाओं ने यकीनन बिहार के 2025 चुनाव के लिए सियासी स्टेज तो तैयार कर दिया है। महागठबंधन ने अपनी पहली चाल चल दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट में अशोक गहलोत के हवाले से जो अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, समावेशी लगता है। लेकिन सोचिए, अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो इस वादे को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। गठबंधन में कई दल हैं, कई नेता हैं, कई सामाजिक समूह हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी। सही बात है। ये जो अतिरिक्त डिप्टी सीएम होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा? क्या सब राजी हो जाएंगे, या ये गठबंधन के अंदर ही नए झगड़ों को जन्म देगा? इस एक वादे को निभाना शायद सरकार चलाने से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। ये पहलू आने वाले वक्त की सियासत को समझने के लिए काफी अहम होगा।